हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीएम एजुकेयर। सीपीएम एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के सप्लीमेंट्री रीडर में चैप्टर 2 की समरी द टाइगर किंग, जिसके ऑथर हैं कल्कि। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखा करें और क्लास को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास को। यह कहानी पुरानी समय के अमीर और शक्तिशाली राजाओं पर एक व्यंग्य है। सैटायर कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, व्यंग्य को। तो एक सैटायर है जिसमें भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए प्रतिबंधपुरम के राजा ने बिना सोचे समझे 99 बाघों को मार डाला, लेकिन राजा की मौत का कारण बनने वाला 100वां बाघ उसकी गोली से बच गया। अंततः राजा की मृत्यु लकड़ी से बने निर्जीव बाघ के कारण होती है, इसलिए राजा द्वारा भविष्यवाणी को गलत साबित करने के प्रयासों के बावजूद भी वह सच हो जाती है। आइए विस्तार से देखते हैं क्या है पूरी स्टोरी। तो प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के हीरो हैं। उन्हें टाइगर किंग यानी कि बाघ राजा के नाम से भी जाना जाता है। उनका पूरा नाम इस प्रकार था: जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, शत व्याघ्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के। ठीक है, तो जितनी भी मतलब उस समय उपाधियां रही होगी, सारे के सारे उपाधियां उन्होंने धारण कर रखा था। इतना लंबा इनका नाम था। कई बार शॉर्ट आंसर में आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, इनका नाम क्या था पूरा। ठीक है, तो एक बार आप इसको ध्यान रखेंगे। तो जब इनका जन्म होता है उसके कुछ दिनों के पश्चात ज्योतिषियों को बुलाया जाता है, एस्ट्रोलॉजर्स को, और वे भविष्यवाणी करते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर वीरों का वीर, योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक बनेगा, परंतु एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी क्षण वहाँ एक चमत्कार होता है। 10 दिवसीय जिलानी जंग बहादुर बहुत साफ शब्दों में बोल उठता है और कहता है कि अरे बुद्धिमानों, जिसने जन्म लिया है उसे तो एक दिन मरना ही है, इसमें नया क्या है। इसमें तब कोई काम की बात होगी यदि कोई मृत्यु का तरीका बता सके। एक 10 दिवसीय बालक को इतना साफ और इस तरह वयस्कों के जैसे बोलते देखकर हर कोई स्तब्ध खड़ा रह जाता है। इस पर मुख्य ज्योतिषी ने बताया कि राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। बैल और बाघ शत्रु होते हैं, अतः मृत्यु बाघ से होगी। इस पर राजकुमार गुर्राते हुए बोला, सभी बाघ सावधान हो जाएं। इसके बाद उसके बचपन में कोई चमत्कार नहीं होता है। उसका पालन पोषण वैसे ही होता है जैसे उस समय दूसरे राज्यों के राजकुमारों का होता था। उसे अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता, एक अंग्रेजी धाय द्वारा पालन पोषण किया गया, अंग्रेज शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया। अंग्रेजी फिल्मों के अलावा वह कुछ नहीं देखता था। दोस्तों, ये उस समय है की कहानी है, कल्कि के द्वारा लिखा गया है, जब देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। वो आज़ादी के लिए संघर्षरत थी और देश के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो उस समय होता क्या था, उस समय और उसके पहले भी, जब आप सभी को पता है कि जब अंग्रेजों का प्रभाव देश में बढ़ने लगा तो जो उच्च वर्ग थे, उच्च वर्ग इन द सेंस जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, वो चाहे राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे व्यापारी हो, उनके बच्चे हायर एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को अपना रहे थे। ठीक है, और इसलिए यहाँ प्रतिबंधपुरम के जो राजकुमार थे, इनको भी वैसे ही पढ़ाया लिखाया गया, वैसे ही इनका पालन पोषण किया गया जैसे उस समय दूसरे राज्य के राजा लोग अपने राजकुमारों का या युवराजों का करते थे। ठीक है, तो उनको भी इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा पढ़ाया गया। ठीक है, अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखते थे। जब वह 20 वर्ष का वयस्क हुआ तो उसका राज्य उसके हाथों में आ गया, अर्थात वह राजा बन गया। और वह शायद बचपन की घटना भूल चुका था, परंतु राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी याद थी और बहुत से लोग इसकी चर्चा किया करते थे। ठीक है, आप सभी को पता है अभी भी समाज में ऐसे लोग होते हैं जो चर्चा किया करते हैं, तो हमेशा से समाज ऐसा ही रहा है। ठीक है, कि राजा तो बन गया, भविष्यवाणी हुई थी कि बाघ जो है मार डालेगा, राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी जंगल में नहीं जाना चाहिए, शिकार करने से बचना चाहिए, आदि आदि तमाम नाना प्रकार की बातें लोग किया करते होंगे, है ना। और धीरे धीरे वो बातें महाराज के कानों तक पहुंची होगी। महाराज को इस पर गुस्सा आता है कि अरे कैसे हो सकता है, और वो बाघ की हत्या कर देते हैं। ठीक है,
आइए कहानी को आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिबंधपुरम में ऐसे अनेक जंगल थे जिसमें बाघ रहते थे। महाराज को एक कहावत पता थी कि आत्मरक्षा के लिए बाघ तो क्या, आप किसी गाय को भी मार सकते हैं। अतः आत्मरक्षा के लिए उन्होंने बाघ को मारने का निश्चय किया। महाराजा तब बहुत अधिक प्रसन्न हुए जब उन्होंने पहला बाघ मार डाला। उन्होंने उस मृत बाघ को राज्य ज्योतिषी यानी कि स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाने के लिए भेज दिया और ज्योतिषी से पूछा कि अब वह क्या कहते हैं, क्योंकि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि बाघ से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने बाघ को ही मारकर उसको भेज दिया कि देखो, बाघ को तो मैंने ही मार दिया, अब आप क्या कहते हो। तो इस पर ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि वह ऐसे ही 99 बाघ मार सकते हैं, परंतु उन्हें 100वें बाघ से सावधान रहना होगा। इस पर राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि यह 100वां बाघ भी मारा गया तो आप क्या कहेंगे। तो ज्योतिषी ने घोषणा की कि यदि ऐसा हुआ तो वह अपनी ज्योतिष की सभी पुस्तकें फाड़ कर आग लगा देगा और अपनी चोटी व बाल कटवा कर बीमा एजेंट बन जाएगा। ठीक है, वो भी मतलब इरिटेट हो गया कि क्या कह रहे हो, मेरी मेरी भविष्यवाणी को गलत साबित करोगे। तो वो उसने कह दिया इरिटेट होकर, ठीक है, थोड़ा सा कैजुअल होकर कह दिया कि अगर 100 बाघ आप मार डालेंगे, ठीक है, तो मैं अपनी सभी पुस्तकें फाड़ कर आग लगा दूंगा। ठीक है, बाल बाल मुड़वा करके बीमा एजेंट बन जाऊंगा। इसके बाद महाराजा ने घोषणा की कि प्रतिबंधपुरम में उसके अतिरिक्त कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा। यदि किसी ने अवज्ञा की तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। महाराज ने प्रतिज्ञा की कि वे 100 बाघ मारने के बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे। राजा को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी गोली का निशाना चूक जाता और बाघ उन पर हमला कर देता, तो वो खाली हाथ लड़ जाते थे और हर बार जीत महाराज की ही होती। एक बार उनके राज्य पर अन्य संकट भी आ पड़ा। एक अंग्रेज अधिकारी उनके राज्य में आया और बाघ का शिकार करने की इच्छा प्रकट की, किंतु राजा ने उसे मना कर दिया और कहा वह बाघ के अतिरिक्त दूसरे किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूर्ति करने से रोका था। इससे उनका राज छिन जाने का खतरा था। महाराजा और दीवान ने इस पर विचार विमर्श करने के बाद करीब 50 हीरे की महंगी अंगूठियां उस अधिकारी के पत्नी के पास उपहार के रूप में भेजा। राजा और मंत्री ने यानी कि दीवान ने यह सोचा था कि उनकी पत्नी एक या दो अच्छी अंगूठियां चुन लेंगी और शेष लौटा देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनकी वाइफ उनकी सारी अंगूठियों को रख लेती हैं और उधर से जवाब में एक पत्र भेज देती हैं और कहती हैं आपके भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन जौहरी की ओर से 3 लाख रुपए का बिल आ जाता है, परंतु राजा बहुत खुश था। राजा को कोई दुख नहीं था कि 3 लाख की अंगूठी जा चुकी है, क्योंकि उसका राज छिन जाने से बच गया था। ठीक है, अब इसके बाद महाराजा ने बाघों का शिकार जारी रखा और 10 वर्ष के भीतर 70 बाघ मार दिए। इससे उनके राज्य के जंगलों में बाघों की संख्या लगभग समाप्त हो गई। इसके बाद महाराज ऐसी राजकुमारी से विवाह करते हैं जिनके राज्य में बाघों की संख्या अधिक हो। फिर जब भी वह अपने ससुराल जाते हर बार 5-6 बाघ मार डालते। इस प्रकार 99 बाघों के खाले प्रतिबंधपुरम महल की दीवारों की शोभा बढ़ा रही थी। यानी कि अब तक 99 बाघों को मार चुके थे महाराज, और 99 संख्या पहुंचते पहुंचते उनके ससुराल में भी जो जंगल थे जहाँ पे बाघ पाए जाते थे, वहाँ पर भी बाघों की संख्या लगभग खत्म हो जाती है। बाघ नहीं दिखाई देते हैं और अब एक बाघ मारने के लिए इनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। और जब 100 बाघों की संख्या पूरी होने में केवल एक बाघ शेष रह गया था, तो महाराज के ससुर के राज्य में भी बाघों की संख्या समाप्त हो गई। इधर महाराज चिंतित हो गए। एक ही बाघ बचा था, उसे भी मार देते तो फिर कोई डर न रहता, लेकिन बाघ मिलना असंभव लग रहा था। दीवान को एहसास हुआ कि यदि 100वां बाघ जल्द न मिला तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। इसके पहले राजा ने घोषणा की थी कि बाघ को किसी भी तरह से ढूंढ कर लाओ। ठीक है, अगर बाघ नहीं आया तो लोगों तो टैक्स बढ़ा दो, टैक्स को दुगना कर दो। ठीक है, तो दीवान ने सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो प्रजा में असंतोष हो जाएगा और फिर कुशासन के आरोप में, ठीक है, या तो अंग्रेज इस राज्य को कब्जा कर लेंगे या तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इस राज्य का विलय हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भाई जनता साथ नहीं देगी तो क्या होगा फिर। उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों की यही पॉलिसी थी कि कहीं से कोई कमी दिखे किसी भी राज्य में और उसको हथिया लिया जाए। तो फिर दीवान ने सोचा कि अगर बाघ जल्दी नहीं मिलेगा तो राजा कुछ ऐसे गुस्से में कुछ फैसला करेंगे
जिससे प्रजा में असंतोष फैलेगा और फिर हमारा राज्य छिन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने चेन्नई के पीपल्स पार्क से एक बाघ लाया, ठीक है, और जहाँ महाराज शिकार करने जाया करते थे जिस जंगल में, वहाँ तक उस बाघ को लेकर गए। महाराजा को बुलाया गया और वो आए, उन्होंने निशाना लगाया, गोली लगते ही बाघ वहीं गिर गया। महाराजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने 100 बाघ मारने की कसम पूरी कर ली थी। उन्होंने बाघ का जुलूस के रूप में राजधानी में लाने की आज्ञा देकर अपने कार में बैठकर चले जाते हैं। जब शिकारी बाघ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वह अभी जीवित है, क्योंकि जब राजा गोली मारते हैं तो गोली उसको नहीं लगती है, उसका निशाना चूक जाता है, गोली उसको छू कर निकल जाती है। बाघ भय के कारण बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं होती है कि राजा को ये बताया कि आपका निशाना चूक गया है, ठीक है। इससे उनके नौकरी जाने का भी खतरा था। तो दीवान ने शिकारी को आदेश देकर बाघ को मरवा दिया। फिर उसका जुलूस निकाला गया। ध्यान रखेंगे आप सभी, 100वें बाघ को राजा मार नहीं पाए हैं अभी, ठीक है। गोली चूक गई थी, निशाना उनका चूक गया था, गोली छू कर निकल गई थी। तो शिकारियों ने मारा है और महाराजा को लगा कि मैंने ही मारा है, किसी ने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रोधित हो जाएं और नौकरी से ही निकाल दे, ठीक। फिर उस बाघ का जुलूस निकाला गया नगर में, उसके बाद में दफना दिया गया। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। महाराजा ने उनके जन्मदिन पर बाजार से एक लकड़ी का बाग खरीद कर विशेष उपहार के रूप में दिया। उस लकड़ी के छोटे से बाग से बाप और बेटे खेलते रहे, ठीक है। मतलब कि राजा मार्केट जाते हैं और वहाँ से एक कारपेंटर के शॉप से लकड़ी का बाग खरीदते हैं। खरीदते क्या है, उससे कहते हैं कि आपकी तरफ से ये राजकुमार को भेंट हो गई, ठीक है। पैसे भी नहीं देते हैं उसको और ले आते हैं, उसके साथ में खेलते हैं। अंदर ही अंदर खुश हैं कि वो 100 बाघों को मार चुके हैं। एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन जो है वो झूठी हो चुकी है, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है और उस बाघ से खेलते रहते हैं। लेकिन वो जो लकड़ी का बाग होता है उसकी सतह खुरदरी थी, लकड़ी के छोटे छोटे कील नुमा टुकड़े कील की तरह निकले हुए थे। इसमें से एक टुकड़ा राजा के दाहिने हाथ में चुभ जाता है। उस समय तो राजा उस टुकड़े को निकाल देते हैं और बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन अगले दिन राजा के हाथ में संक्रमण फैल जाता है, ठीक है। 4 दिन में यह संक्रमण पस या पीप से भरकर पूरे बाजू में फैल गया। अब उसके उपचार के लिए मद्रास से 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक बुलाए गए। विचार विमर्श के बाद उन्होंने यानी कि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने का निश्चय लिया और ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में गए। और जब वो ऑपरेशन करने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन तो सफल रहा परंतु महाराज नहीं बच पाए, महाराज की मृत्यु हो चुकी है। और इस प्रकार 100वें बाघ ने राजा से अपने आखिरी बदला ले लिया और भविष्यवाणी उसकी सच हो जाती है, एस्ट्रोलॉजर्स की, ठीक है। तो आपको कहानी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।